80 के दशक को कई अनोखी फिल्मों और कलाकारों के लिए जाना जाता है। वो कलाकार जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर ऐसी छाप छोड़ी कि उस दशक की उनके बिना कल्पना करना भी मुश्किल है। इनकी फिल्में हर वर्ग की जनता के द्वारा देखी गईं और सराही गईं और इनका नाम सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। ऐसे ही एक कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, जो एक साल में इतनी फिल्में कर लेते थे जितनी फिल्में करने में बाकी कलाकारों को कई साल लग जाते थे। उनकी फिल्में इस बात की गारंटी थी कि निर्माताओं को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। छोटी बजट की फिल्मों के तो वो महानायक थे, पर उन्होंने कई बड़ी बजट की फिल्मों में भी अपना जलवा बिखेरा है। ऐसे ही एक बड़ी बजट की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म थी वतन के रखवाले। राणा, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे जिंदा होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा। और ये इंसान और इंसानियत का तो मैं पैदाइशी दुश्मन हूँ। मेरा बस चले तो मैं इंसानियत का खून ऐसे निचोड़ लूं। सबसे पहले मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। ये फिल्म आतंकवाद के विषय को हिंदी फिल्मों के मसालों में लपेटकर कुछ इस तरह से परोसती है कि सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां गूंज उठती हैं। 14 अगस्त 1987 को रिलीज हुए इस फिल्म का निर्माण एजी फिल्म्स के बैनर तले फिरोज नाडियाडवाला ने किया था और इसके निर्देशक थे टी रामाराव, जो कि इससे पहले जुदाई, एक ही भूल, जीवन धारा, मुझे इंसाफ चाहिए और अंधा कानून जैसी कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। इस फिल्म की कहानी लिखी थी एमडी सुंदर और बी कृष्ण राव ने, पटकथा लिखी थी एमडी सुंदर ने और संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में थे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, प्रेम चोपड़ा, कादर खान, शक्ति कपूर, डैन धनोआ, दिव्या राणा आदि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से सजे हुए कुल 5 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। फिल्म के ये 5 गाने थे जब प्यार किया, तेरे मेरे बीच में, माता भी तू पिता भी तू, टना टन टन और फिल्म का टाइटल ट्रैक वतन के रखवाले। इन गानों को अपनी मखमली आवाज से सजाया था महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति ने। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म वतन के रखवाले साल 1987 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने कमाए थे 4 करोड़ 50 लाख रुपए। अगर बात करें इस साल के 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म हुकूमत, जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट साबित हुई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म खुदगर्ज, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया और सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, साल 1987 अभिनेता धर्मेंद्र का स्वर्णिम साल कहा जा सकता है। इस साल इनकी 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 7 फिल्में सफल रहीं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन 7 फिल्मों में शामिल थी फिल्म वतन के रखवाले, हुकूमत, आग ही आग, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ कौन करेगा और दादागिरी। इनमें से पहली 5 फिल्में बड़ी हिट रहीं, वहीं बाकी दोनों फिल्मों ने औसत सफलता हासिल की। फैक्ट नंबर 3, फिल्म वतन के रखवाले मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की दूसरी फिल्म और पहली व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी। इससे पहले ये दोनों सन 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान में काम कर चुके थे। कहा जाता है कि फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर शुरू हुआ इनका साथ फिल्म वतन के रखवाले में खूब निखर कर नजर आया। उन दिनों कई फिल्मी मैगजीन्स ने ये खबर उड़ाई कि इस फिल्म के दौरान दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। एक पत्रिका ने बकायदा इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रकाशित कर दिया था। फिल्म फेयर, सिनेब्लिट्ज आदि नामी पत्रिकाओं ने भी इस पूरे समय पर अलग अलग कहानियां छापी। किसी ने कहा कि योगिता बाली ने नींद की गोलियां खाकर जान देने का प्रयास किया, तो किसी ने ये कहा कि श्रीदेवी के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने अपना मड आइलैंड वाला बंगला छोड़कर उनके लिए नया घर खरीदा। पर यह संबंध कुछ दिनों के बाद टूट गया और मिथुन का घर टूटने से बच गया।
फैक्ट नंबर 4, यह वो पहली फिल्म थी जहां सुनील दत्त और मिथुन चक्रवर्ती ने एक साथ काम किया था। ये दोनों सन 1982 में ही साथ काम करने वाले थे, जिस फिल्म के निर्माता और निर्देशक दोनों सुनील दत्त थे। फिल्म का नाम था जब प्यार हुआ और इसमें मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिकाओं में लिए जा रहे थे। पर मिथुन चक्रवर्ती को लगा कि उनके रोल को संजय दत्त के मुकाबले कम अहमियत दी जा रही है और संजय दत्त के सीनियर होने के नाते वो चाहते थे कि उनका नाम क्रेडिट में संजय दत्त से पहले आए। जब उनकी ये दोनों बातें नहीं मानी गई तो उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया और ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इस तरह इसके 5 साल बाद फिल्म वतन के रखवाले में ये दोनों कलाकार एक साथ काम करने को तैयार हुए। इस फिल्म के बाद सन 1991 में आई BR फिल्म्स की प्रतिज्ञाबद्ध में दोनों आखिरी बार साथ नजर आए थे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म को अपने रिलीज के समय समीक्षकों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उस जमाने की पत्रिका बॉम्बे के फिल्म समीक्षा कॉलम में लिखा गया कि ये फिल्म आतंकवाद के विषय का व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आतंकवाद पर बनी ज्यादातर फिल्में घिसी पिटी परिपाटी पर चलती है, पर वतन के रखवाले तो घिसी पिटी फिल्मों के भी इंतहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ऐसी फिल्में देखकर सरकार को ये आदेश जारी करना चाहिए कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय का मजाक न बनाया जाए। एक अन्य समीक्षा में यह भी कहा गया कि श्रीदेवी जैसी सशक्त अभिनेत्री कमजोर से कमजोर फिल्म में भी अपना प्रभाव छोड़ देती हैं, पर वतन के रखवाले में वो खोई और प्रभावहीन नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 6, वतन के रखवाले मिथुन चक्रवर्ती और नाडियाडवाला प्रोडक्शंस की लगातार तीसरी फिल्म रही और तीनों ही फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। ये फिल्में थी सन 1985 की गुलामी, 1986 की मुद्दत और 1987 की वतन के रखवाले। कहा जाता है कि फिल्म गुलामी के निर्माण के दौरान निर्माता हबीब नाडियाडवाला को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मिथुन ने अपनी फीस नहीं ली ताकि फिल्म को समय से पूरा किया जा सके। निर्माता हबीब नाडियाडवाला मिथुन के इतने कायल हुए कि उन्होंने नाडियाडवाला प्रोडक्शन की अगली 2 फिल्मों के लिए भी इन्हें साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 7, निर्देशक टी रामाराव दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के एक बड़े निर्देशक माने जाते थे। वतन के रखवाले बतौर निर्देशक उनकी आखिरी बड़ी हिट हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद टी रामाराव ने अपनी फीस 2 गुनी कर दी थी। इन्हीं दिनों निर्माता केसी बोकारिया अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आज का अर्जुन बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बतौर निर्देशक टी रामाराव को लेने का प्रयास किया, पर उन्होंने इतनी भारी फीस मांग ली कि केसी बोकारिया ने कहा, सर अगर आप ही सब कुछ ले लेंगे तो मेरे हिस्से में क्या आएगा। बाद में केसी बोकारिया ने इस फिल्म का निर्देशन स्वयं किया। फैक्ट नंबर 8, अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने 1980 के दशक के आरंभ में अपनी दूसरी बेटी के जन्म के दौरान फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी। जब उन्होंने 1984 में वापसी की तो उन्हें चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाएं मिलने लगी। फिल्म घर एक मंदिर से उन्होंने चरित्र भूमिकाएं करनी शुरू की, पर वो अपनी इन भूमिकाओं से ज्यादा खुश नहीं थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के समझाने पर ही वो ये फिल्म करने को तैयार हुई और उन्होंने 2 फिल्में बतौर चरित्र अभिनेत्री साइन की थी। ये फिल्में थी आग ही आग और वतन के रखवाले। इन दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र नायक थे। ये बात अलग है कि वतन के रखवाले में वो सुनील दत्त की पत्नी बनी थी। फैक्ट नंबर 9, पुरानी हिंदी फिल्मों में ये चलन अक्सर देखा जाता है कि कई प्रतिष्ठित चरित्र अभिनेताओं को फिल्म के क्रेडिट में सबसे ऊपर नाम में रखा जाता है। अभिनेता अशोक कुमार, जो कि इस फिल्म में चरित्र अभिनेता की भूमिका में थे, उन्हें इस फिल्म में सुनील दत्त, धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती से ऊपर क्रेडिट दिया गया। गौरतलब है कि इस साल अशोक कुमार ने 2 बड़ी हिट फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्में थी मिस्टर इंडिया और वतन के रखवाले। इन दोनों ही फिल्मों में अशोक कुमार ने प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी तथा दोनों ही फिल्मों के नायक का नाम अरुण था। फैक्ट नंबर 10, मिथुन चक्रवर्ती अक्सर थोक के भाव फिल्में करने के लिए जाने जाते थे और लगभग हर साल उनकी दर्जनों फिल्में रिलीज होती थी। साल 1987-80 के दशक का एकलौता ऐसा साल रहा जब मिथुन चक्रवर्ती की 10 से कम फिल्में रिलीज हुई। सन 1987 में मिथुन चक्रवर्ती की सिर्फ 8 फिल्में ही रिलीज हो पाई थी। ये फिल्में थी
परम धर्म, परिवार, हिरासत, हवालात, डांस डांस, वतन के रखवाले, दीवाना तेरे नाम का और मेरा यार मेरा दुश्मन। इस साल कम फिल्में रिलीज होने का कारण ये था कि मिथुन चक्रवर्ती 1985 के बाद इतने व्यस्त हो गए थे कि उनकी कई फिल्में डेट्स की कमी के कारण या तो अटक गईं या उन्हें बनने में कई साल लग गए। इसका परिणाम ये हुआ कि 1987 की फिल्मों का कोटा 1989 में जाकर पूरा हुआ, जब एक साल में उनकी कुल 19 फिल्में रिलीज हो गईं। फैक्ट नंबर 11, साल 1987 में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना दोनों ने जबरदस्त वापसी की थी। जहां धर्मेंद्र ने लंबे समय बाद बड़ी हिट फिल्में देकर, वहीं विनोद खन्ना ने लगातार 2 हिट फिल्में देकर वापसी की। इस दौरान छपी खबरों के अनुसार हुकूमत और वतन के रखवाले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद धर्मेंद्र और इंसाफ व सत्यमेव जयते की सफलता के बाद विनोद खन्ना की डिमांड इतनी बढ़ गई कि लगभग 100 करोड़ मूल्य की फिल्में केवल धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के कंधों पर चल रही थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने इस दौरान लगभग 60 फिल्में साइन कर ली थी। अब उन्हें इन फिल्मों के लिए डेट्स निकालना भी मुश्किल हो रहा था। धर्मेंद्र की इतनी फिल्में साइन करने का एक कारण ये था कि उन्होंने अपने बेटे सनी देओल के लिए यतीम और घायल जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों को बनाने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। इसी कारण धर्मेंद्र ने धड़ल्ले से फिल्में साइन करनी शुरू कर दी थी। फैक्ट नंबर 12, श्रीदेवी की ये दूसरी फिल्म थी जहां उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया। भले ही दोनों ही फिल्मों सल्तनत और वतन के रखवाले में श्रीदेवी के नायक कोई और थे और दोनों को साथ में ज्यादा सीन करने के मौके नहीं मिले, पर श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने बाप और बेटे यानी कि धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के लिए अभिनेत्री का रोल किया। ये बात अलग है कि वतन के रखवाले श्रीदेवी और धर्मेंद्र की एकमात्र सफल फिल्म है। इसके अलावा दोनों ने जिस भी फिल्म में साथ काम किया वो असफल रही, मसलन नाकाबंदी, फरिश्ते, सल्तनत, सोने पे सुहागा आदि। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के गीत लिखे थे प्रसिद्ध शायर मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनकी ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आखिरी फिल्म साबित हुई। नाडियाडवाला प्रोडक्शंस के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले वो सन 1984 में फिल्म झूठा सच में भी गीत लिख चुके थे। यहाँ ये भी गौरतलब है कि अपने पूरे कैरियर में मजरू सुल्तानपुरी ने मिथुन चक्रवर्ती की केवल 2 फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। ये फिल्में थी 1982 की धुआं और 1987 की वतन के रखवाले। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने कभी भी नहीं लिखा। भले ही धर्मेंद्र की दर्जन भर फिल्मों के गीत वतन के रखवाले फिल्म से पहले और बाद में भी उनके द्वारा लिखे गए। श्रीदेवी के लिए मजरू सुल्तानपुरी की ये पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने श्रीदेवी के लिए सन 1993 में आई फिल्म गुरुदेव के गीत लिखे थे। फैक्ट नंबर 14, श्रीदेवी के करियर का ये वो दौर था जिन दिनों इनकी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी आवाज को अक्सर डब किया जाता था। अपने जमाने की प्रसिद्ध बाल कलाकारा नाज को श्रीदेवी की आवाज के रूप में अक्सर जाना जाता था और वही अक्सर श्रीदेवी की अधिकतर आरंभिक फिल्मों में आवाज दिया करती थी। फिल्म वतन के रखवाले में भी उनके द्वारा ही श्रीदेवी की आवाज को डब किया गया। 1989 में आई फिल्म चांदनी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों में अपनी आवाज का प्रयोग किया और नाज द्वारा अपनी आवाज का डब करवाना छोड़ दिया। श्रीदेवी को दरअसल हिंदी बोलने में दिक्कत नहीं थी, पर उन्हें अपने उच्चारण पर बहुत अधिक विश्वास नहीं था। साथ ही साथ वो ये भी मानती थी कि जिस भी फिल्म में उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है उनमें से अधिकतर फिल्में फ्लॉप रही हैं। इस कारण बड़ी फिल्मों को वो अक्सर अपनी आवाज में डब नहीं करवाती थी, उसके जगह पर नाज की आवाज का प्रयोग किया जाता था। फैक्ट नंबर 15, धर्मेंद्र की 2 फिल्में मर्द की जुबां और वतन के रखवाले एक ही दिन रिलीज हुई थी। दरअसल ये समय धर्मेंद्र का सबसे बढ़िया समय चल रहा था, जिससे निर्माताओं को आशा थी कि उनके भरोसे फिल्म चल जाएगी और रिलीज के अगले ही दिन स्वतंत्रता दिवस होने के कारण राष्ट्रीय अवकाश था, जिसका फायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की। पर जहां वतन के रखवाले 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर जबरदस्त हिट रही, वहीं मर्द की जुबां केवल 1 करोड़ 40 लाख रुपए ही कमा पाई और फ्लॉप हो गई। जहां वतन के रखवाले की सफलता का सेहरा धर्मेंद्र के सर बंधा, वहीं मर्द की जुबां फ्लॉप हुई और इसका ठिकरा जैकी श्रॉफ के मत्थे फोड़ दिया गया, जिनके सितारे इस समय गर्दिश में चल रहे थे, जिनके 1 महीने में लगातार 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी।
तो ये थी सन 1987 की लोकप्रिय फिल्म वतन के रखवाले पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।